सो हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों, फिर से आप सभी लोग हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के एग्जामिनेशन में आने वाले टॉप 20 जीके के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्पेशली काफ़ी दिनों से स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर स्पेशल कोई वीडियोस बनाओ जिसमें कि सारे टॉपिक्स को कवर अप कर दो, जिसमें कि सारे जीके जीएस साथ ही साथ आपके जितने रीजनिंग मैथ वगैरह के सेक्शन हो सारे चीज़ कवर हो पाएँ, ताकि हम अपनी तैयारी को बूस्टअप कर पाएँ। क्योंकि दोस्तों आपका जो सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की आपकी 1149 पोस्ट की जो वैकेंसी आई थी, इसमें आपका जो स्कोर होगा यानी जो फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी वो केवल रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे प्रिपेयर होगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत की खोज किसने की थी। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है वास्को डी गामा, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी अल बुरैनी और ऑप्शन डी इब्न बतूता। तो दोस्तों जो भारत की खोज है, हालांकि भारत की खोज तो बहुत पहले ही हो चुकी है, लेकिन ये क्वेश्चन होता है कि भारत के जो समुद्री रास्ते हैं, ठीक है, समुद्री रास्ते और एक तरह से कहें कि भारत को पूरे विश्व से किसने जोड़ा है, तो आपके वास्को डी गामा ने जोड़ा है। और इन्होंने कब जोड़ा था, तो ये दोस्तों आपके 1498 में यानी 1498 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज की थी। बात करें फाहियान के बारे में, तो दोस्तों फाहियान एक ट्रैवलर था, यानी कि एक यात्री था जो कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था, तो फाहियान आया था। अल बुरैनी और इब्न बतूता की बात करें दोस्तों, तो दोनों ये जो थे ये स्कॉलर थे यानी विद्वान थे। इब्न बतूता दोस्तों मोरक्को का रहने वाला था और मोरक्को में इसकी अभी भी समाधि बनी हुई है और साथ ही साथ इसने काफ़ी सारे बुक्स वगैरह भी लिखे थे। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, यानी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, आईएसटी जिसको कहते हैं, आईएसटी जोन है वो क्या है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 82.5 डिग्री ईस्टर्न, 82.5 डिग्री नॉर्दर्न, 82.5 डिग्री पश्चिमी और 22.5 डिग्री देशांतर यानी पूर्वी ईस्टर्न, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले चीज़ दोस्तों कि आपका जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये कैसे पार करता है, तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे छोटा सा एक इंडिया का मैप बनाता हूँ मैं, ठीक है, इसको मान के चलना इंडिया का मैप है और स्टैंडर्ड मेरिडियन दोस्तों आपका ऐसे पार करता है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मानक जो समय रेखा यानी ग्रीनिच जो टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम, ये दोस्तों आपका 82.5 डिग्री नॉर्दर्न, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका 97.25 डिग्री ईस्टर्न हो जाएगा, लेकिन 82.5 डिग्री जो नॉर्दर्न हो जाएगा दोस्तों ये ऊपर हो जाएगा। तो आपका जो उत्तरी यानी नॉर्दर्न देशांतर है यानी ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। अर्जुन पुरस्कार दोस्तों इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1949, ऑप्शन सी है 1961 और ऑप्शन डी है 1983। बात करें दोस्तों हम अगर अर्जुन पुरस्कार के बारे में, तो अर्जुन पुरस्कार आपके खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। खेल के क्षेत्र में जो भी प्लेयर जिस साल अगर अच्छा परफॉर्मेंस उसका रहता है तो उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो बात कर लेते हैं कि इसकी जो स्थापना थी ये कब की गई थी, तो दोस्तों 1961 में, ध्यान रखिएगा, 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, तो अर्जुन पुरस्कार की। बात करें इसके प्राइज मनी की, तो दोस्तों 15 लाख रुपए अभी जो भी लोग जीतते हैं उनको मिलता है। दोस्तों 1983 में क्या हुआ था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है 1983, क्योंकि इसी समय, चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि भारत ने पहला अपना आईसीसी वर्ल्ड कप जीता था। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि 1983 में उस समय भारत के कप्तान कौन थे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मैग्से पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो दोस्तों जो रमन मैग्से अवार्ड है इसको एशिया का नोबेल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आपके रमन मैग्से पुरस्कार, ठीक है ना, ठीक है, यानी रमन मैग्से अवार्ड को कहते हैं। बेसिकली दोस्तों बात करें आपके ऑप्शंस के बारे में, तो ऑप्शन ए है आपका विनोबा भावे, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी है आपका सी है दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गांधी। दोस्तों जो रमन मैग्से अवार्ड है ये बिल्कुल आपके जो पत्रकारिता का क्षेत्र हो गया, साहित्य का क्षेत्र हो गया, ठीक है, या फिर सिविल जो सामाजिक क्षेत्र हो गया, इन सारे चीज़ों में दिया जाता है। तो दोस्तों जो पाने वाले पहले भारतीय थे रमन मैग्से अवार्ड, ये थे आपके विनोबा भावे, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कि पहले नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले कौन व्यक्ति थे, तो ये थे दोस्तों आपको रविंद्रनाथ टैगोर, पहला नोबेल प्राइज पाने वाले, ध्यान रखिएगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य है। स्वांग दोस्तों जो नृत्य है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है, यानी जिस तरह से आपका गरबा किस राज्य का है, ठीक है, आप कमेंट्स करना बताना। साथ ही साथ आप बताओ कि कुचिपुड़ी जो है वो किस राज्य का है। आपका कालबेलिया
कालबेलिया किस राज्य का है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट डांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको इन सारे डांसेस को एक बार रिवाइज कर लेना है। इसके लिए स्पेशल मैं एक सेशन ला दूंगा जिसको कि आप देख लेना। तो दोस्तों आपका जो स्वांग है ये बिल्कुल आपके हरियाणा में किया जाता है। जो भी लोग हरियाणा से होंगे उनको ये पता होगा। गरबा की दोस्तों बात करें तो दोस्तों गरबा आपका गुजरात, ध्यान रखिएगा, गुजरात में। कुचिपुड़ी बात करें तो दोस्तों ये आपका आंध्र प्रदेश में, और कालबेलिया का बात करें तो हम आपके वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये आपके सही जवाब हो जाएंगे। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, यानी वर्तमान में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है। आपके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी 28। तो वर्तमान में दोस्तों भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आपका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपके 25 दोस्तों जो है ये उच्च न्यायालय हैं। और लेटेस्ट दोस्तों जो उच्च न्यायालय है ये कौन सा है, तो आपके तेलंगाना में ये स्थित है, यानी जो हैदराबाद में स्थित हुआ ये आपका लेटेस्ट हाई कोर्ट है। बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपके जो हाई कोर्ट के जज होते हैं इनकी जो रिटायरमेंट की एज होती है वो कितनी होती है, तो दोस्तों ये आपकी 62 ईयर्स होती है, ध्यान रखिएगा। बात कर ले कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं इनको अपॉइंट कौन करता है, तो दोस्तों ये आपके जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, यानी प्रेसिडेंट ऑफ, यानी भारत के जो राष्ट्रपति हैं, ये जो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके साथ विचार विमर्श करके इनको नियुक्त करते हैं। तो यानी क्वेश्चन है कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनके नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों ये आपके प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कोई विधेयक, ठीक है, कोई विधेयक यानी कोई भी जो कानून हम कह सकते हैं, कोई भी जो धन विधेयक यानी मनी बिल है, इसकी जो डिक्लेयर कौन करता है, यानी कोई धन जो है धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत का प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी भारत का वित्त मंत्री। तो यानी जैसे कि होता है ना कि कोई विधेयक है संसद में जो लॉ आया उसमें से कौन सा मनी बिल है या नहीं है, ठीक है, इसकी डिक्लेरेशन कौन करता है, तो दोस्तों ये करता है आपका लोकसभा का स्पीकर, ध्यान रखिएगा। एक कानून को बनने के लिए सबसे पहले उसको जरूरी है कि वो लोकसभा से पास हो, ठीक है, उसके बाद राज्यसभा से, और उसके बाद राष्ट्रपति जब साइन करता है तो कानून का रूप ले लेता है। लेकिन अगर धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक कौन सा बिल, मान लो गवर्नमेंट कोई बिल लेकर के आया, ठीक है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि वो मनी बिल है या फिर मनी बिल नहीं है, तो उसका डिक्लेरेशन जो है ये लोकसभा स्पीकर करेगा। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो लोकसभा है, ठीक है, और राज्यसभा, ये दोनों सदनों का जब ज्वाइंट मीटिंग होता है तो उस समय इसका जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, तो दोस्तों उसकी जो अध्यक्षता है ये लोकसभा स्पीकर करता है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा स्पीकर ही इसकी अध्यक्षता करता है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो राज्यसभा का सेशन होता है, यानी राज्यसभा जो है उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो दोस्तों ये भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे कि वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, यानी तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी भूटान। तो दोस्तों आपका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका भूटान। भूटान की बात करें दोस्तों तो भूटान का जो कैपिटल है वो थिम्पू है, ध्यान रखिएगा, थिम्पू दोस्तों जो है इसकी कैपिटल है। और नागलट्रम दोस्तों जो है इसकी मुद्रा है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इससे ज़रूर बनता है। जापान की बात करें तो जापान की दोस्तों जो राजधानी है ये टोक्यो है। चीन की बात करें तो चीन की दोस्तों जो राजधानी है ये बीजिंग है। और अमेरिका की बात करें तो दोस्तों अमेरिका की जो राजधानी है ये वाशिंगटन डीसी है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, यानी जो नेशनल वोटर्स डे है वो किस दिन को मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 24 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 25 नवंबर और ऑप्शन डी 26 जनवरी। तो दोस्तों आपका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 25 जनवरी, ठीक है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं और 26 जनवरी को दोस्तों हम अपना रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है इंडिया का वो कौन होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों जो भारत का संवैधानिक मुखिया होता है ये आपके भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सबसे सुप्रीम कमांडर होते हैं राष्ट्रपति ही, इनके अंतर्गत ही आपके प्रधानमंत्री आता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। यानी जो आपका साल्ट सत्याग्रह था, ये कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। आपके ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों बात करें तो ये आपके 1930 में इस चीज़ को किया गया था, ठीक है, जिसको कि हम दांडी यात्रा के भी नाम से जानते हैं। और इसका दोस्तों जो एक और नाम था, ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी विनती के साथ में उस चीज़ को अवज्ञा करना, यानी उस कानून को तोड़ देना। तो ये 1930 में दोस्तों इसको किया गया था। उस समय गांधी जी ने अब 12 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक दोस्तों इन्होंने पद यात्रा की और दांडी पहुंच करके वहाँ पे नमक सत्याग्रह भी इसे कहते हैं, उन्होंने नमक बना करके नमक वाला जो कानून था उसको तोड़ा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है। यानी जिप्सम दोस्तों जो मेटल है वो भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। आपके ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में नेट से सर्च करके, कहीं से सर्च करके आप इसका जवाब जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना यानी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ खोली थी। आपके ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मैसूर और ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला फैक्ट्री जो है ये सन 1913 में सूरत में खोला था। ध्यान रखिएगा 1913 में। कब खोला था। बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में तो दोस्तों ये 1600 में 31 दिसंबर 1600 को ये स्थापित हुई थी। और ये जो पहला अपना कारखाना है ये 1613 में दोस्तों इसने कहाँ पे स्थापित किया था, तो सूरत में स्थापित किया था। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बुल्ली जो शब्द है इसका प्रयोग किस खेल में किया जाता है। बुल्ली जो शब्द है इसका प्रयोग किस खेल में किया जाता है। आपके ऑप्शन है क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी और ऑप्शन डी बास्केटबॉल। तो दोस्तों जो बुल्ली शब्द है इसका प्रयोग आपके हॉकी के खेल में किया जाता है। आपके क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी तीनों में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, लेकिन हम बास्केटबॉल की बात करें तो दोस्तों इसमें आपके 5 खिलाड़ी होते हैं। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किस भारतीय एथलीट को उड़न परी कहा जाता है। ठीक है, यानी किस भारतीय जो रेसर हैं उनका नाम उड़न परी है। आपके ऑप्शन है हिमा दास, ऑप्शन बी है मीराबाई चानू, ऑप्शन सी है पीटी उषा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि जो पीटी उषा हैं इनको उड़न परी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब फ्लाइंग सिख, ठीक है, फ्लाइंग सिख यानी उड़ता हुआ सिख किसे कहा जाता था, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। उड़न परी तो आपकी पीटी उषा थी, लेकिन आपका उड़न सिख कौन था यानी फ्लाइंग सिख कौन था, आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं। ठीक है, यानी झीलों की शहर किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी नैनीताल और ऑप्शन डी वाराणसी। तो आप सबको पता हो कि ताल यानी जो होता है ताल तलैया जहाँ पे होते हैं, तो बिल्कुल दोस्तों नैनीताल जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जयपुर की बात करें तो दोस्तों जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, यानी गुलाबी शहर, पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। वाराणसी की बात करें तो दोस्तों ये सिटी ऑफ डिवोट्स यानी कि आपके त्योहारों का नगर इसको हम कहते हैं। ठीक है, मंदिरों का नगर, टेम्पल्स, मंदिरों का नगर किसको कहते हैं, तो वाराणसी को कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। आपके ऑप्शन है सन 1875, सन 1897, सन 1901 और सन 1912। तो दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो ये आपके दयानंद सरस्वती थे। ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती थे, जिनके नाम पे डीएवी जो फाउंडेशन है दयानंद एंग्लो वैदिक ये चलता है। तो आर्य समाज की दोस्तों आर्य समाज की जो स्थापना है ये आपकी 1875 में की गई थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे पहले दोस्तों जो आपके वेद की संख्या है ये 4 है। ठीक है, जो कि आप नाम देख सकते हो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन सभी का कार्य अलग अलग है। जैसे ऋग्वेद में दोस्तों आपके जितने भी
पुराने नॉलेज हैं ये सारे मिलेंगे इसमें। सामवेद में दोस्तों ये आपके संगीत से जुड़ा हुआ है। यजुर्वेद की बात करें तो इसमें औषधियों के बारे में बताया गया है। और अथर्ववेद के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें घर गृहस्थी के बारे में बात की गई है। तो वेदों में सबसे जो दोस्तों प्राचीन वेद है ये आपका ऋग्वेद है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ट्राम्बे मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी कोलकाता। तो दोस्तों जो भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये आपके ट्राम्बे मुंबई में स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप दोस्तों कि अभी तक जो सेशन हमारा चल रहा है आपको मज़ा आ रहा होगा और आप इजी सारे क्वेश्चन का जो जवाब है वो दे पा रहे होगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों जो 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था दोस्तों, बारदोली आपके गुजरात में आता है, ठीक है, गुजरात में आता है। तो अब तो साफ हो गया होगा कि गुजरात से किन्होंने नेतृत्व किया था, अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी बड़ी पढ़ी है तो बात करें दोस्तों कि लौह पुरुष किसे कहा जाता था, लौह पुरुष यानी आयरन मैन। तो दोस्तों ये कहा जाता था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और बारदोली जो सत्याग्रह है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही नेतृत्व में इसकी जो नींव थी वो रखी गई थी। और बारदोली की जो महिलाएं थीं उन्होंने ही ये जो नाम था लौह पुरुष ये दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो आई होप दोस्तों कि आज का जो सेशन है आपको कंप्लीट मज़ा आया होगा, सारे क्वेश्चन का आंसर आपने दिया होगा और आई होप कि आप 20 में से 20 स्कोर कर रहे होगे। अगर फिर भी आपका स्कोर 15 प्लस भी है तो आप यकीन मानो कि आपका सिलेक्शन जो है जीके सेक्शन में हो जाएगा। बाकी 20 क्वेश्चन ही मैं क्यों लेकर के आया हूँ, क्योंकि दोस्तों आपका जो सेक्शन रहेगा जीके जीएस का ये 25 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से रहेंगे। तो करंट अफेयर्स का दोस्तों अलग से मैं सेट करा दूंगा, जिसके माध्यम से आपकी जो तैयारी है वो बूस्टअप हो पाएगी और आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।